नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। ग्वालियर में एक थाना है थाटीपुर थाना। वहाँ की एक कॉलोनी है न्यू सुरेश नगर। वहाँ 1 जनवरी 2024 यानी 2024 के नए साल में वहाँ एक 2025 नॉट 2024 2025 की पहली जनवरी यानी इसी साल के पहले दिन दीनू टैगोर नाम के एक आदमी ने थाने पर जाकर गुमशुदगी लिखवाई। उसने ये कहा कि उसकी पत्नी चंचल, जिसकी उम्र 25 साल है, रात में घर से कहीं चली गई। बल्कि उसने ये भी लिखाया कि किसी के साथ भाग गई। मैंने बहुत ढूंढा, उसका कुछ पता नहीं लगा। कृपया उसकी गुमशुदगी लिख ली जाए और कहीं पता लगे तो सूचित किया जाए। खैर, पुलिस ने गुमशुदगी लिख ली तुरंत, और साथ ही साथ उसके मायके वालों को भी फोन किया, ये समझ कर कि ऐसा न हो वो मायके चली गई हो। और भाई उसका, चंचल का भाई नवीन, उसने थाने का फोन रिसीव किया और उसने पूछा क्या बात है। उनका ऐसे ऐसे, तो उनका दीनू टैगोर तो मेरा बहनोई है और उसने गुमशुदगी लिखवाई है, कोई न कोई बात जरूर है। नवीन भाग कर तुरंत पहुंच गया न्यू सुरेश नगर ग्वालियर के, और वहां पर उसने भी आसपास जानने की कोशिश की, पड़ोसियों से जानने की कोशिश की कि आखिर बात क्या हुई और कब गई, क्या झगड़ा हुआ, क्या कुछ दिन से झगड़ा चल रहा था। लेकिन उसे कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं लगा। पुलिस ने उससे जानने की कोशिश की कि आखिरकार इन लोगों के बीच में अगर ये भागी है, या तो आपस में मतभेद रहा होगा या फिर इसका किसी दूसरे पुरुष से कोई संबंध रहा होगा। खैर, जो बातें भाई ने बताई वो ये बताई कि चंचल राजे और दीन बंधु उर्फ दीनू टैगोर 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। फिर चंचल ने ही अपने माँ बाप को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि दीनू जो है, एक तो अपनी बिरादरी का है, दूसरे वो मुझको अच्छी तरह समझता भी है और मेरी बात को समझ जाता है, हमारी उसकी बहुत अच्छी बनेगी। तो परिवार वालों ने कहा कि इस तरह से ये तो प्रेम विवाह हुआ, लव मैरिज हुई, ऐसा करने पे हम क्या जवाब देंगे अपने समाज को। लिहाजा उन लोगों ने इसको अरेंज मैरिज बनाया और 16 जनवरी 24 को दोनों की शादी यश वाटिका ग्वालियर में संपन्न हो गई। उसकी पहली एनिवर्सरी 16 जनवरी को यानी इसी साल 16 जनवरी को होने वाली थी, और उसकी बर्थडे, चंचल की बर्थडे 30 तारीख को थी। और 30 को फोन करके दीनू ने कहा था कि मैं तुमको बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, बड़ा गिफ्ट दूंगा। और ये कहे कि उसने कहा मैं आज नहीं आ पा रहा हूं, मैं कल आऊंगा और तुम्हें बड़ा गिफ्ट दूंगा। पूछा गया तो उसने, नवीन ने एक वीडियो थानाध्यक्ष को दिखाई, जो उसने शादी के कोई 2-2.5 महीने बाद भेजा था। और वीडियो में उसने अपने साथ हुई एक एक घटना को विस्तार से बताया था। उसने ये कहा था कि ये आदमी यानी मेरा पति रोज मुझसे पैसे मंगवाता है, मेरे पिता से पैसे मांगने को कहता है। कल भी पैसे के चक्कर में इसने मुझे मारा पीटा। मेरे पिता से ये अब तक 2 लाख रुपए ले चुका है। उसी में वो आगे कहती है कि मेरे भी बहुत अरमान थे, मैं इसको जानती थी कि हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन शादी के 20 दिन बाद ही मेरा यह भ्रम टूट गया। पहली बार पति ने दहेज नहीं लाने पर मारपीट की। पति के अलावा ससुर जरदान सिंह, सास शीला राजे, जेठ बलवीर, प्रशांत, ननद पिंकी, इन लोगों ने डबल डोर फ्रिज, बड़ी LED टीवी
और वॉशिंग मशीन नहीं लाने पर मुझे बुरी तरह से पीटा। खैर वो 3-4 महीने बाद जब ये वीडियो आया तो नवीन और उसके परिवार के और लोग चंचल को उसके ससुराल से अपने घर वापस ले आए। फिर दीनू फिर उसे लेने के लिए पहुंच गया। फिर ये तय हुआ कि जब पूरा घर इसे परेशान करता है और तुम कहते हो कि मैंने कभी इसको प्रताड़ित नहीं किया, मैं इससे पहले से ही प्रेम करता हूं, तो अगर इसे तुम अलग रख सको तो ले जा सकते हो। इस पर न्यू सुरेश नगर में दीनू ने एक मकान किराए पर ले लिया और दोनों ही वहीं पर रहने लगे। लेकिन प्रताड़ना फिर भी कम नहीं हुई। जब उसने 30 तारीख को उसकी बर्थडे पर यह कहा कि हम बड़ा गिफ्ट लेकर आएंगे, तो वो 31 तारीख को पहुंचा और 31 तारीख को पहुंचते ही फिर दहेज के इन्हीं सामानों को लेकर इसका विवाद हुआ। विवाद होने पर पत्नी घर से जब इसके साथ मारपीट शुरू की तो पत्नी इसके घर से बाहर निकल आई और ये पीछा करता हुआ ये भी बाहर आया और पीताम्बरा नाले के पास चंचल उसे मिल गई। यहां से फिर विवाद शुरू हुआ। तमाम तरह की बातें हुई। बातचीत करते करते थोड़ा पीताम्बरा नाला से थोड़ा आगे ये निकल गया। निकलने के बाद जब ज्यादा कहासुनी हो गई तो उसने चंचल के सर पर एक भारी पत्थर मार दिया और उसकी गला घोंटकर वहीं हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने फोन किया अपने पिता को, जरदान सिंह को। ये जब बहुत डिटेल सब वो बता रहा था उसका भाई, तो इसी बीच पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। पुलिस ने भी जब वीडियो देखा तो बात समझ में आ गई कि ये पति ने ही कुछ न कुछ इसमें किया होगा, क्योंकि पति उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था। 2-3 वीडियोस कुल अलग अलग समय के नवीन ने पुलिस को दिखाई, तो पुलिस ने दबिश देनी शुरू की, रेड करनी शुरू की, ढूंढना शुरू किया और फिर फाइनली वो दीनू तक पहुंच गई। दीनू को जब थाने पर लाया गया, पहले तो सब जैसे सब ड्रामा करते हैं वो भी ड्रामा करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सब चीज़ें बतानी शुरू की। नवीन ने ये भी बताया कि साहब शादी में हम लोगों ने इन्हें 4 लाख रुपए नगद दिए थे और 6 लाख शादी में खर्च किए थे। कुल 10 लाख रुपए हम इन लोगों को दे चुके हैं। लेकिन जब ये घर भाग कर आई थी, जब हम लोग गए थे, जब इसने वीडियो भेजा तो उसने ये बताया कि हमको इसी डबल डोर फ्रिज, बड़ी एलईडी टीवी और वॉशिंग मशीन और सोफ़ा के कारण ही उस दिन मारपीट कर मुझे इन लोगों ने घर से बाहर जाने के लिए कहा था। तब तक मेरा भाई मुझे लेकर वापस मेरे मायके चला गया था। बहरहाल पुलिस ने पूछा कि लाश कहाँ है, तो उसने कहा मैंने अपने पिता जरदान सिंह को बताया कि ये रोज रोज का टंटा मैंने ख़त्म कर दिया है, उसको मार दिया है। तो पिता ने कहा कि उसे वहीं झाड़ियों में छिपा कर रखो, किसी की नज़र न पड़े। और फिर रात में करीब 11 बजे के आसपास एक एम्बुलेंस लेकर ससुर वहां पहुंच गया। एम्बुलेंस पर उसकी डेड बॉडी को रख लिया, रखकर चंबल के बीहड़ों में पहुंचा। वहां पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालकर और सूखी टहनियाँ लगाकर उसको जला दिया। जलाने के बाद उसकी जो हड्डियां बच गई थीं उन्हें चंबल में फेंक दिया और जो राख वहां बची हुई थी उसको करीब 200 मीटर के दायरे में अलग अलग जगह छिड़क दिया कि पुलिस को इसका पता न लगे कि कहाँ पर इसकी हत्या हुई है। बहरहाल पुलिस ने हड्डियों के थोड़े टुकड़े और राख जो उसने चारों तरफ फेंकी थी उन सब को कब्जा पुलिस में लेकर और उसे पोस्टमार्टम के लिए और आगे की और जानकारी के लिए उसे भेज दिया गया। बाद में ये साबित हुआ कि ये
चंचल की ही हड्डियां भी थीं और चंचल को जलाने के बाद जो राख बची थी वो राख भी थी। पुलिस को भी थोड़ा ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि 1 जनवरी 2025 को जब वो उसकी गुमशुदगी लिखाने आया था और पुलिस उससे तमाम पूछताछ कर रही थी तो रो बहुत रहा था। दूसरा ये कि पुलिस जहाँ जहाँ जा रही थी वो साथ जाके ढूंढने का पूरा नाटक कर रहा था कि पत्नी कहाँ चली गई, कौन ले गया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी समझ में आ रहा है किसके साथ भागी है। इस तरह की बातें, इस तरह के ड्रामा वो कर रहा था। बहरहाल पुलिस ने दीनू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज की घटना देखिए, दहेज का जो दानव है वो आज भी किसी भी बहू को निगलने के लिए मुंह बाए खड़ा हुआ है। सोचिए जरा, आज से 30-40 साल, 40 साल पहले जब बहुओं की बड़ी बड़ी दर्दनाक मौतें होती थी, अखबार में सिर्फ पढ़ने को मिलता था और हाहाकार हो गया, पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बड़ी बहस हुई, तब ये नया कानून और बड़ा सख्त कानून लाया गया। 304B 498A प्रताड़ना और दहेज हत्या की धारा पुरानी IPC में लाई गई थी। उसमें एविडेंस एक्ट में भी संशोधन किया गया कि अभियुक्त को ये साबित करना है कि वो निर्दोष है। निर्दोष होने के साक्ष्य देने का काम अभियुक्त पर छोड़ा गया, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में बर्डन ऑफ प्रूफ वो अभियुक्त के ऊपर रखा गया। विवेचना हर हाल में राजपत्रित अधिकारी करेगा, ऐसा डाउरी एक्ट में स्पष्ट किया गया। और इसका यह कानून इतना सख्त था कि इसके कारण, इस सख्त कानून के कारण बहुत ढेर से निर्दोष लोग भी जेल चले गए और बहुत लंबे लंबे समय तक वहां पर रहे। मतलब जब बहू की मृत्यु 7 साल शादी के बीच में, मतलब जब शादी के 7 साल न हुए हों, उस बीच में अगर किसी बहू की अननेचुरल डेथ होती है तो उसमें फिर लड़की के घर वाले, जब लड़की ही उसकी ख़त्म हो गई, चाहे वो चूल्हे पर खाना बनाते समय उसकी मृत्यु हुई हो, चाहे फांसी लगाकर आत्महत्या करने से मृत्यु, कोई भी अननेचुरल डेथ, तो उसमें फिर लड़की के घर वाले सबको लिखाते थे। सबको मतलब जो पति है वो, उसकी जितनी बहनें हैं, चाहे उम्र 6 साल 7 साल हो, सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सबको उसमें अभियुक्त बनाते थे, कोई साथ में रहता हो या न रहता हो। जब सारे अभियुक्त बना दिए जाते थे और विवेचना करनी होती थी राजपत्रित अधिकारी को, डिप्टी एसपी से नीचे उसकी विवेचना कोई नहीं कर सकता था। डिप्टी एसपी विवेचना करते थे तो फिर वो कोशिश ये करते थे कि जितने लोगों को लिखाया गया है, अभियुक्त बनाया गया है, वो सभी जेल जाएं। वो क्यों साक्ष्य इकट्ठा करें? कानून कहता है कि हम जेल भेज देंगे, वहाँ ये अदालत में अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपना साक्ष्य ढूंढें। अदालत में पुलिस का कोई काम नहीं रह गया, तो फिर चाहे 5 साल की ननद हो, चाहे 7 साल की ननद हो, चाहे 90 साल का बुजुर्ग उसका ससुर हो, सब जेल चले जाते थे। बड़ा कष्टकारी ये होता था। जब मैं जिलों में एसएसपी था तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से, ये जब से भागलपुर वाली जेल की घटना हुई थी उसके बाद से, कि हर 3 महीने पर डिस्ट्रिक्ट जज, एसएसपी और डीएम जेल के जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, आज भी जाते हैं। तो जब जिलों में हम थे, तमाम जिलों में, तो डिस्ट्रिक्ट जज और साथ में सीजीएम भी हुआ करते थे, सारे बैरक्स में जाते थे, मेल बैरक्स, बच्चा बैरक और महिला वार्ड। हम जब महिला वार्ड में जाते थे, मैं भी और मेरे साथ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, वहाँ ऑलमोस्ट भरा रहता था महिला वार्ड, और उसमें 50% से ज़्यादा वो अंडर ट्रायल महिलाएं होती थीं जिन पर 304B यानी बहू की हत्या में शामिल होने का या हत्या करने का आरोप रहता था। और हर इस तरह की जेल की बैरक में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे भी हुआ करते थे,
क्योंकि अगर ननद लिखाई गई या देवरानी लिखाई गई तो उसके साथ जो बच्चा भी होता था, छोटा बच्चा साल भर का, अरे कुछ कुछ तुम्हें ऐसा हुआ कि लिखाई गई, जेल भेजी गई और जेल में प्रसव हुए, यानी बच्चे की पैदाइश वहां पर हुई, जेल के अस्पताल में सब इलाज हुआ, और जब बच्चे बड़े हुए तो फिर वहीं उनको खेलना कूदना उसी चार दीवारी के भीतर। ऐसे बच्चे जिनका कोई दोष हो ही नहीं सकता था। जब ये अपराध हुआ होगा तो वो कभी 2 साल के, कभी 3 साल के रहे होंगे, लेकिन चूंकि माँ अभियुक्त थी और माँ के साथ ही रहना था, लिहाजा वो भी जेल में, और कई कई तो 4-4, 6-6 साल जेल में बंद रहे हैं। जेल प्रशासन उनके खेल कूद के लिए खिलौनों का इंतजाम करता था, और बहुत से एनजीओज ऐसे थे जो हर उम्र के बच्चों के खेलने की सामग्री ले जाकर वहाँ जेल में दान दिया करते थे कि इन बेचारों का, जिनका कोई दोष नहीं है, इनका बचपन खराब हो रहा है, तो लिहाजा इनको खेलने कूदने की थोड़ी स्वतंत्रता होनी चाहिए। बहरहाल ये आज भी हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी जेल, और उनसे बात करने पे दुख बहुत होता था। डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी रहते थे, हम लोग कभी कभी कहते थे कि साहब कोई तरीका ऐसा नहीं है कि जिससे ये जाना जा सके कि नहीं वास्तव में कौन अभियुक्त है। बाकी ये सब जो कम उम्र की नंदे हैं और कम उम्र की उसकी देवरानी है, इन सब का ऐसा लगता नहीं बातचीत से इनका कोई बहुत दोष है। जज साहब भी कहते थे कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, कानून ही इस तरह का है, इनको जो बर्डन ऑफ प्रूफ इन पर शिफ्टेड है, ये ट्रायल में आए, और लंबे लंबे ट्रायल चलते थे, 6-6, 7-7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, और जब तक इनको जमानत न मिल जाए ये सब जेल में ही रहते थे। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि 29 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया डाउरी डेथ पे, 304B और 498A पर। उसमें ये जो कानून में था कि अननेचुरल डेथ के पहले की प्रताड़ना, तो उन्होंने पहले को कहा कि इमीडिएट पहले या पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले, इन सब को डिस्टिंग्विश करना होगा। और उस समय जिनके लिए लिखाया गया है कि ये प्रताड़ित कर रहे थे, वो कहाँ कहाँ रह रहे थे, साथ में रह रहे थे, दूर रह रहे थे, पोस्टिंग पे रह रहे थे। बहुत से ऐसे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं जानता हूँ जिनके घर में इस तरह की किसी नव विवाहिता बहू की कोई अननेचुरल डेथ हुई हो, और बहुत लंबे समय तक उनके परिवार के लोग जेल में भी जेल काटते रहे हों, बड़ी मुश्किल से जमानत होकर बाहर आए हों। बहरहाल इस 2021 के मुकदमे में ये जो कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी इस तरह की, जैसे पहले ये होता था कि साहब मुकदमा लिखाया गया और उधर मुकदमा लिखाया जा रहा है, इधर जितने भी अभियुक्त हैं जो FIR में हैं उन सबको थाने पर लाके जमा कर दिया जाता, और जैसे ही वो FIR पूरी हो जाती और उनको फौरन जेल भेज दिया जाता था। अब उसमें कुछ राहत है। आजकल जो प्रचलन में है पिछले 4 सालों में 2021 के बाद, वो ये है कि साहब जो मतलब ऐसा नहीं कि सबको लाके आप बिठा लेंगे और तुरंत जेल भेज देंगे। आप ऐसी विवेचना करिए कि उनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ थी घटना के समय, कि उनका कितना पार्टिसिपेशन था। तो उससे ये फायदा हुआ कि अब आजकल जो डाउरी डेथ के मुकदमे लिखे जाते हैं उसमें 90% केसेस में पति और सास जो घर में रही हों उस समय, या जो घटना के समय रही हों, इनको अभियुक्त तो वो सबको बनाते हैं, लेकिन जेल फिर तमाम साक्ष्य संकलन के बाद जेल में इन्हीं को भेजा जाता है। अब वो जो पूरा एक एक परिवार के 18-18, 17-17 लोग लिखाए गए और जेल चले गए, उससे थोड़ी सी राहत मिली है। और राहत उनको भी बेचारों को जो 4-4, 6-6 साल के बच्चे हैं, उनको भी थोड़ी सी राहत इसमें मिली है। प्रेगनेंसी के पीरियड की और तमाम बहुत डिटेल में ये जजमेंट मानवीय आधार पर दिया गया था। जस्टिस रमन्ना थे शायद, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो। उससे थोड़ा सा इसका मिसयूज बचा। लेकिन सोचिए कि इतने कड़े कानून, जिसमें जो सही वाले अभियुक्त हैं जिन्होंने ये अत्याचार किया है, उनके साथ साथ जो निर्दोष हैं उनको भी इतनी लंबी लंबी समय जेल काटना पड़ा। आसपास के लोग जानते हैं, मोहल्ला टोला जानता है,
गांव के लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी दहेज हत्याएं हो रही हैं। बड़ा दुखद है, ये बहुत दुखद है कि ये जो झूठी शान है, दिखावा है। दहेज है क्या? दहेज ये है कि साहब मेरे बेटे को दहेज में ये मिला, उसे एक कार फला मिली, उसे साहब 4-4, 5-5 स्प्लिट एसी मिले, डबल डोर का फ्रिज मिला है, बड़ा टीवी मिला। ये दिखावा है। जब ये विदाई के वक्त लड़की के साथ दहेज का दिया हुआ सामान आता है तो बाजाप्ता उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं घर के बाहर, और गांव आके देखता है कि अरे वाह भाई वाह, ये तो बड़ा बहुत लंबा दांव मार दिया है इसने, बहुत इसको दहेज मिला है। ये झूठी शान है। तो इस झूठी शान, दिखावा और शादी में दहेज किसको कितना मिला, समाज में अपने आप को बड़ा दिखाने का ये पैमाना है। और ये आज भी ये पैमाना या ये दिखावा, ये आज भी दैत्य की तरह सामने खड़ा है समाज के। और समाज जब तक खड़ा है और नवविवाहिताओं को निगल रहा है, जब तक समाज स्वयं अपनी आत्मशुद्धि नहीं करेगा और बड़ा दिखने, बड़ा दिखाए जाने का ये जो पैमाना दहेज में आए हुए सामान का है, अगर ये उसने आत्मशुद्धि इसकी नहीं की तो ऐसे ही बहुओं की जिंदगी जाती रहेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।